बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, सिंध ने कोरोना के पेश नज़र अहम फैसले ले लिए हैं। वो फैसले क्या हैं आपको बताते हैं। सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि सरकारी दफातर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाएंगे। हाज़िरी सिर्फ 20% होगी और वो 20% अमला ज़रूरी काम करेगा, लेकिन जो गैर हाजिर अफराद होंगे उनके लिए वर्क फ्राम होम होगा। वो किसी भी कॉल पर सरकारी दफ्तर जरूर हाजिर हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो निजी दफातर हैं उनमें 50% हाजिरी होगी और बताया गया है कि अगर 50% से ज्यादा किसी दफ्तर में हाजिरी हुई तो उस दफ्तर को शिकायत लगने पर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा। तीसरा बड़ा फैसला रेस्टोरेंट्स के हवाले से लिया गया है कि इनडोर और आउटडोर डाइनिंग पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके साथ कोरोना के पेश नज़र जो केसेस बढ़ रहे हैं, तमाम मार्केट सुबह 6 से रात 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। इसके दौरान आप शॉपिंग कर सकते हैं। इसके बाद किसी को दुकान खोलने की इजाज़त नहीं होगी। रही फौज की बात कि फौज से ये एसओपीज इंप्लीमेंटेशन करानी है या नहीं, तो सिंध ने कहा है कि हम काबीना के पास लेके जाएंगे अपनी, और वो डिसाइड करेगी कि आया कि फौज ने इसमें इंटरवीन करना है या नहीं। आज प्रोग्राम में कोरोना एसओपीज पर हम जरूर डिस्कस करेंगे लेकिन इससे जरूरी मामला एक वो वैक्सीन प्रोक्योरमेंट का है। क्या हुकूमत पाकिस्तान ने वैक्सीन के लिए अभी तक 1 रुपया भी खर्च किया है? आज ये जानेंगे। और अगर हुकूमत ने प्रोक्योर की है तो वो कितनी है, कितनी अमाउंट में? अभी तक हमारे तब तक जो इतलात हैं वो तमाम ये इतलात हैं कि अभी तक हमें जो चाइना की जानिब से गिफ्ट आ रहे हैं और वही वैक्सीन यूज की जा रही है। और अगर उसकी रेशो को देखें तो 3 साल में हम सिर्फ 20% आबादी को हम कवर कर पाएंगे। ये बहुत ही हद तक खतरनाक है। इस पर भी आज बात करेंगे। लेकिन मैं इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करने से पहले, अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करने से पहले, आपको भारत नई दिल्ली ले चलता हूं, जहां पे हमारे साथ सुमित कुमार साहब मौजूद हैं, भारतीय सहाफ़ी। उनसे जानेंगे कि भारत की क्या सूरत हाल है। भारत नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है कोरोना केसेस के हवाले से। ऑक्सीजन की कमी है और हम ये देख रहे हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन लीकेज की वजह से धमाके भी हो रहे हैं। बुरा हाल है इस टाइम। हमें भारत से सीखना होगा। भारत को पाकिस्तान की जानिब से वेलफेयर गुड्स की ऑफर भी की गई। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए सुमित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं नई दिल्ली से, जहां पे इस टाइम लॉकडाउन है। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ताजा सूरत हाल भारत से क्या है, आपसे जानना चाहेंगे। का मौका दिया, क्योंकि पाकिस्तान भी अब धीरे धीरे जो दूसरी लहर की चपेट में आ रहा है, तो और हमारा पड़ोसी देश है, तो हमसे बहुत सीखने की जरूरत है कि किस तरीके से हम लोग इस कोविड के चंगुल में फंस गए और कुछ हमने अपनी लापरवाहियां बरती, खासतौर पर पब्लिक ने जो लापरवाहियां बरती, उससे पाकिस्तान की जो हुकूमत है और साथ ही साथ वो पब्लिक है, उसको जानने की जरूरत है कि किस तरीके से इस पे काबू पाया जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी हम बहुत महामारी के भयंकर चपेट में हैं और साथ ही साथ हमारे काफी लोगों की इससे मौत भी हो गई, जान चली गई, बहुत कीमती जान जो चली गई, और इलाज करने के बावजूद जाने चली गई। ऑक्सीजन की कमी बेशक से है, क्योंकि ये थर्ड म्यूटेंट है। जो पहला म्यूटेंट था उसमें ऑक्सीजन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी। सेकंड जब वेव आई तो हमें और हमारे देश को ये अंदाजा नहीं था कि ऑक्सीजन की इतनी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसे ये इफेक्ट करता है, सबसे पहले आपके फेफड़ों को पे नुकसान पहुंचाता है, पैचेस देता है, उसके बाद आपके फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं और ऑक्सीजन पे आप निर्भर हो जाते हैं। और आप यकीन मानिए, हमारा 1,40,00,000 से ऊपर की आबादी का देश है, जिसमें रोजाना 3 लाख के आसपास केसेस आ रहे हैं, ऊपर ही आ रहे हैं, और टेस्टिंग भी काफी संख्या में हो रही है, लेकिन प्रॉपर तरीके से अभी हमारी पूरी जनसंख्या का टेस्ट नहीं हो पाया है। तो ये आंकड़ा काफी बड़ा है, और मैं आंकड़ों पे नहीं जा रहा, मैं इसकी गंभीरता पे जा रहा हूँ कि ऑक्सीजन की कमी, जो इसका सेकंड और थर्ड म्यूटेंट है, वो सीधे सीधे आपके फेफड़ों पे असर कर रहा है, जिसकी वजह से आपका जो फेफड़े हैं वो ऑक्सीजन नहीं बना पा रहे। इसलिए ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन इनटेक बहुत जरूरी हो गया है, और इतनी तैयारी हमारे देश ने नहीं की थी ऑक्सीजन को लेके, और ना ही कभी ऐसी जो महामारी थी, क्योंकि फर्स्ट जो स्टेज थी इसकी, उसमें सुमित ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं सुमित, थी, हुकूमत हमने की उस पर जानिब काबू से कर लिया था। ऑक्सीजन कमी की क्या वजूहात आप लोगों को बताई जा रही हैं? हुकूमत किस तरह से जी डिफेंड कर देखिए, रही है इसे? एक्चुअली क्या है। हाँ,
ऑक्सीजन की जो कमी है, बेसिकली हमारे पास क्रायोजेनिक टैंकर अवेलेबल नहीं है। दिल्ली की मैं बात करूं, जो उसको लिफ्ट करके यहाँ तक लेके आए। अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो ऑक्सीजन में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला देश है। और हमने पिछले ऑक्सीजन के टाइम पे जो, क्योंकि काफी जगह हमारी हमारी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी, तो हमने उनको एक्सपोर्ट भी किया है। लेकिन अभी हमारे ट्रांसपोर्टेशन मॉड्यूल जो है, और इसीलिए डिले हो रहा है कि अब अगर दिल्ली में हम बैठे हैं, हमें उड़ीसा से वो ऑक्सीजन मंगानी है, तो बाय ट्रेन आएगी, क्योंकि एयरलिफ्ट करके उसको बहुत मुश्किल होता है, बड़ा खतरा होता है। एक्सपर्ट ये कहते हैं कि उसके अंदर अगर एक्सप्लोजन हो गया, क्योंकि फुल ऑक्सीजन का टैंकर है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए बाय ट्रेन आ रही है। ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की किल्लत है, और उसमें समय लग रहा है, जिसकी वजह से हमारे तक वो पहुंच नहीं पा रही है। कल एक जो ऑक्सीजन ट्रेन है वो दिल्ली पहुंच जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे ये चीजें नॉर्मल हो जाएगी, और ऑक्सीजन की जो कमी है पूरी तरीके से हमारी कंट्री दूर कर लेगी। सुमित, मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से मुताद्दिद दावे तो किए गए हैं कि काबू पा लिया जाएगा, तो आपको अभी पॉजिटिविटी रेट कम होता नजर आया है? जी बिल्कुल, पिछले 3 दिन की बात करूं मैं, अगर नई दिल्ली में बैठा हूं, मैं नई दिल्ली की बात करूं, तो हमारा जो पॉजिटिविटी रेट था 33% पहुंच गया था। और कल वो रेट गिरा है, और आज का रेट मैं बताऊं 30% से नीचे है। तो जो हमने लॉकडाउन लगाया है, एक स्ट्रांग और कठोर लॉकडाउन लगाने के बाद हमें ये पॉजिटिविटी रेट नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं बिल्कुल बिना हिचक ये बात स्वीकार करूंगा कि हमारी सरकार ने लॉकडाउन लगाने में देर कर दी। अगर यही लॉकडाउन 10 अप्रैल को लगा दिया जाता, तो शायद इतनी जाने नहीं जाती, और ना ही इतना पॉजिटिव रेट होता। चलो, देर आए दुरुस्त आए। अभी भी अगर हमने लॉकडाउन लगाया है, और अभी आज ही हमने कंटिन्यूएशन में हम आए, क्योंकि वो लॉकडाउन पहले एक वीकेंड लॉकडाउन था, उसके ठीक। बाद एक हफ्ता लगाया, और कल हमारे जो सीएम ने इसको एक हफ्ता और बढ़ा दिया, क्योंकि उनको ये पॉजिटिविटी रेट घटता हुआ दिखाई दे रहा है। सुमित, और जनता एक्सपर्ट क्या ये कह कह रहे रही हैं है, कि अगर जनता इसी क्या तरीके से सोच रही है? ये लागू जो रहा। तमाम हालात भारत में पैदा हुए हैं, जिसके बारे में तमाम जो है लीडिंग न्यूज़पेपर रिपोर्ट कर रहे हैं, इसे इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, ये वबा की पहली लहर में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब जो आउटब्रेक हुआ है, इसमें जनता की जो आपकी हुकूमत से जो उनकी तमन्नाएं थी, उन वो जो सोच रहे थे, अब क्या उनका नुक्ता नज़र है, खसूसन हुकूमत की पॉलिसीज़ को लेकर? देखिए, बेशक जनता के अंदर भारी नाराजगी है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट को लेके हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को लेके हो, क्योंकि हर एक इंसान वो चाहता है कि मुझे मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए। और मेडिकल फैसिलिटी हम उस तक नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि इस बीमारी को इतने बड़े रूप में हमारी गवर्नमेंट ने नहीं लिया था। हम ये धीरे धीरे मान के चल रहे थे कि ये बीमारी अब एंड स्टेज पे थी। क्योंकि अगर मैं बात करूं फरवरी और मार्च की, उस दौरान ये केस दिल्ली के अंदर 100 से भी नीचे आ गए थे। तो जिस तरीके से हम लोग बेफिक्र होकर घूम रहे थे, इसी तरीके से हमारी सरकार भी बेफिक्र हो गई थी कि चलो अब ये लास्ट स्टेज है, ये ठीक। खत्म हुआ। लेकिन अप्रैल 10 तारीख को पार करते करते इसने जब आंकड़ा बढ़ाना शुरू किया, 5,000, उसके बाद डबल 10,000, फिर 11,000, 15,000, 25,000, ठीक। इस तरीके से जो हवा के अंदर वायरस अचानक से ये फैला है 10 तारीख के बाद से, तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है कि हमारा जो जितना चिकित्सा लेवल था वो सब ध्वस्त हो गया, हमारे इंतजाम धरे के धरे ठीक। रह गए। अब धीरे धीरे पोजीशन सुधरी है, तो पब्लिक के अंदर तो बिल्कुल नाराजगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और लेकिन जिनको इलाज समय पे मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं संतुष्ट भी हैं, और आपस में भी कोशिश कर रहे हैं। हमारी कम्युनिटी ठीक। जो बहुत बहुत शुक्रिया हेल्प समित, है वो भी शुरू आपने हुई। हमें प्रोग्राम में आगाह किया, और प्रोग्राम में आपको लेने का मकसद ये था कि हमारे जो हमसाए मुल्क में हो रहा है उससे हम कुछ सीखें, ताकि ऐसे हालात खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में पैदा ना हो सकें। मैं अपने पैनलिस्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराता चलूँ। अहमद जवाद साहब, वेरी काइंड, पीटीआई के बड़े सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े सीजन पॉलिटिशियन। हमें ज्वाइन कर रहे हैं निहाल हाशमी साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। हमें ज्वाइन करेंगे तैमूर तालपुर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। आप तीनों मौजूद मेहमान गिरामी का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू जवाद साहब, कितने वैक्सीन हम खरीद चुके हैं अभी तक? देखें, ये बड़ा आज एक रेलेवेंट क्वेश्चन है, और मुझे ये भी पता है कि इस सवाल का जवाब जो है तसल्ली बख्श तरीके से शायद अभी तक नहीं दिया गया। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको, क्योंकि ये सिर्फ एक सवाल और जवाब इस हद तक नहीं है कि कितनी वैक्सीन ऑर्डर हो गई हैं। मैं आपको पूरा इसका एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, मैं कल ही चेक कर रहा था मलेशिया में वैक्सीन की सूरत हाल, तो मुझे वहाँ पे उनके सरकारी ऑफिशियल ने बताया कि हमने 60 साल से ऊपर के लोगों की जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी स्टार्ट की है। इससे पहले तक वो सिर्फ हेल्थ वर्कर्स तक थे। अब हमारे मुल्क में सूरत हाल ये है कि 60 साल से ऊपर के लोगों की वैक्सीनेशन जो है
उसकी रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट हुए हुए मेरा ख्याल है तकरीबन 1.5-2 महीने हो गए। और 50 साल से ऊपर के रजिस्ट्रेशन की वैक्सीनेशन जो है वो तकरीबन कोई 20-25 दिन पहले शुरू हुई थी, और मैंने भी उसमें रजिस्ट्रेशन कराई, और कल मुझे उसका एक मैसेज भी आ गया और मैं वैक्सीनेशन कराने गया। तो आप हैरान होंगे कि मेरे आगे तो कोई लाइन ही कोई नहीं थी, तो मैं गया हूँ और मैं 5 मिनट में वैक्सीन करवा के मैं बाहर आ गया हूँ। अब इससे एक तो ये ज़ाहिर होता है कि आप के इस वक्त मसला जो है वो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का नहीं है। मैं इस्लामाबाद के शहर के अंदर CDA के हॉस्पिटल में जो कि आप एक सेंटर है, ठीक है ना, वहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ सूरत हाल के, और मेरे बाद कुछ चंद और लोग मुझे नज़र आए, और वैक्सीन के अंदर स्टोर बड़े भरे हुए हैं, स्टाफ वहाँ पे मौजूद है, तैयार है, नादरा का स्टाफ चेक करने के लिए कि जवाहर साहब जिस रेशो से हम चल रहे हैं ना, 3 साल में 20% आबादी कम मैं आपको करेंगे। मैं आ रहा हूँ, आपको इसको कंक्लूड करूँगा मैं। देखें, ये होगी 50 साल, और अभी आपने कल अगर असद उमर साहब का बयान सुना हो कि फ्रॉम टुमारो 40+ की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी जी, और मेरा अपना ये ख्याल है कि ईद के बाद 30+ की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, यानी कहने का मकसद ये है कि मई के महीने में 30+ पाकिस्तान में एंटायर पॉपुलेशन कैन गो टू अ वैक्सीनेशन सेंटर एनीवेयर इन द कंट्री। बड़े अच्छे सहूलत के साथ बड़े अच्छे तरीके से ये सेंटर्स बनाए गए हैं और जाके वो वैक्सीन करवा सकते हैं। ठीक। यानी मसला इस वक्त पाकिस्तान में वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी का भी नहीं है और कोई रिसोर्सेज का भी मसला नहीं है। मसला असल में ये है कि हमारी कौम और हमारा मुआशरा वैक्सीन के लिए किस हद तक कन्विंस्ड है, और यही एक वजह है उनकी रिलक्टेंस की कि इसके बावजूद। दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। मैं तैमूर साहब से जानना चाहूँगा, तैमूर साहब मसला यही है कि लोग वैक्सीन लगवाना नहीं चाहते, वो कह रहे हैं वैक्सीन स्टोर फुल हैं, आप जाके लगवा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने ऑफिशियली अभी तक 1 रुपया वैक्सीन प्रोक्योरमेंट पे खर्च नहीं किया है। हमारे पास चाइना से आ रही है, हमारे पास जो चाइना ने पहले हमने देखा साइनोफार्म आई, फिर स्पुतनिक आई, रशिया की वैक्सीन आई, वो प्राइवेट थी लेकिन बाकायदा तौर पर नहीं मंगाया गया। तो आप किस तरह से देख रहे हैं इस मसले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे शो पे लाने का। देखिए जी, बहुत ही बड़ी हमसे गलती हुई है। हालांकि अल्लाह ने हम पे करम किया है, हमारा वो हाल नहीं है जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ का है। हालांकि हमारे जो हरकत हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं थे। आपको याद होगा जब कोरोना यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, कोविड-19 जब पाकिस्तान में आई, तो हम सिंध में रो रहे थे कि मेहरबानी करके SOPs फॉलो करें और अपना जो है सो घरों से ना निकलें। जब हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि जी घबराना नहीं है, नज़ला है, ज़ुकाम है, आप जो शरबत ना पिएंगे तो सही हो जाएगा। तो खैर उन्होंने कुछ गलतियां की, पर अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के थ्रू हम कवर कर गए काफ़ी हद तक। अब दुख की बात यह है कि अभी तक 22 करोड़ अवाम में से पाकिस्तान के सिर्फ 0.7%, 1.7 नहीं, 0.7% अवाम को अभी तक हम वैक्सीनेट कर चुके हैं, जो कि बहुत दुख की बात है। अगर हम अपने पड़ोस में देखें बांग्लादेश को, तो वो 7% अपनी पॉपुलेशन को अभी तक वैक्सीनेट कर गए हैं। एक बात। लेकिन दूसरी तैमूर साहब बात, इसमें इनका हमें पॉइंट वैलिड है, अगर ये लगवाना ही नहीं चाहते लोग तो ये इन्हें फोर्सफुली तो नहीं घर से ला सकते ना? जी मुझे नहीं पता पंजाब का क्या हाल है या क्या वहाँ पे लिटरेसी रेट है, पर कम से कम सिंध में रश लगी हुई है, लाइनें लगी हुई हैं, लोग डोजेस लगवाना चाहते हैं। हमें जो डोज मिले थे अपना वफाक की तरफ से जो चाइना ने हमें भेजे थे, उनमें हमने 4 लाख समथिंग हमें डोजेस मिले थे, जिसमें से हमने तकरीबन 95% तो कंज्यूम कर लिए हैं या अपने होम डिस्ट्रिक्ट्स में चले गए हैं। हमारे 3 लाख हेल्थ वर्कर्स हैं, उनमें से कोई हमने फर्स्ट डोजेस भी लगा दिए, उसमें हमने सेकेंड डोज भी जो उनको काफ़ी लोगों को लगा दिए। तो हमें तो अशद ज़रूरत है, जिसकी वजह से हमारी पब्लिक सिंध के लोग ये वैक्सीन लगवाना चाह रहे हैं, ना कि सिर्फ 50+, 60+। हमारे पास डिमांड है, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स भी हमसे मांग रहे हैं। वो जाके प्राइवेटली अपनी जेब से खर्च करके भी ये वैक्सीन लगा रहे हैं। जिस वक्त हमने रिक्वेस्ट की थी फेडरल हुकूमत को कि सिंध को इजाज़त दें कि वो अपने वैक्सीन खुद मंगवाए, यहाँ पर अपने सिंध के बजट से मंगवाए, तब हमें इनकार किया गया, इन चीज़ों को डिले किया गया, सिर्फ इसलिए ताकि एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर कर जाता कि हमने पहले जो है सो वैक्सीन मंगवा ली सिंध ने बाकी सूबों से। आज भी अगर आप हेल्थ केयर सिस्टम देखेंगे तो सबसे बेहतर मैं जवाद साहब से पूछूंगा, बड़ा वैलिड पॉइंट है, क्या इस पे सियासत होनी चाहिए सर इस मामले पे कि आप पहले ले आएं वैक्सीन, आपके पास पैसा नहीं है तो हम पहले ले आएंगे, हम अवाम में सुरखरू हो जाएंगे? ये किसने आपको कह ये दिया? तैमूर साहब कह रहे हैं। तैमूर साहब देखें, हवा में उन्होंने ये बात छोड़ दी है
बात ये है नहीं नहीं कि नहीं जी, पूरे बिल्कुल मुल्क नहीं। में जो गवर्नमेंट एनसीओसी की में तरफ से सीएम फ्री रिक्वेस्ट वैक्सीन की थी, प्रोवाइड की पीएम जा को रही सीएम है ने रिक्वेस्ट की थी वो आपके तो हेल्थ सूबों में भी सिस्टम्स पे हमने डिस्ट्रीब्यूट हुई है रिस्पॉन्स और एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन के हवाले से। अब प्राइवेट हाँ वो सेक्टर हुई में है। जो है एक ही डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि रशियन स्पुतनिक का जो है वो पूरे पाकिस्तान में वो 50,000 वैक्सीन लेके आया था और वो प्राइवेट लैब्स को डिस्ट्रीब्यूट हुई और वो लग भी गई। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर के लिए मज़ीद वैक्सीन जो मैंने पता किया है वो शायद ईद के बाद जो है प्राइवेट सेक्टर में आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिस तरह बाकी ममालिक में हमारा मेन फोकस होना चाहिए हुकूमत की तरफ से फ्री ऑफ चार्ज वैक्सीनेशन का। प्राइवेट सेक्टर ठीक है, अगर वो आना चाहते हैं मैदान में और कोई पैसे खर्च करना चाहता है तो ठीक है, उसके पास अफोर्ड करने की है। लेकिन हमारा वैक्सीनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में तमाम पॉपुलेशन को फ्री ऑफ चार्ज वैक्सीनेशन दी जाए। और ठीक अभी तक जो है आप ये देखें कि हम 60 से ऊपर शुरू हुए, 50 से ऊपर गए और अब ठीक 40 से ऊपर कल से आ जाएंगे। तो ये आप देखें अच्छा, तो ये हम वैक्सीन आ रही ऑलमोस्ट है, वैक्सीन 50% पॉपुलेशन विल कैन गो एंड हैव वैक्सीनेशन। वैक्सीन आ रही है, वैक्सीन लग रही है। हम ये भी देख रहे हैं कि एसओपीज़ के हवाले से बातें हो रही हैं, एसओपीज़ के हवाले से इकदामात उठाए जा रहे हैं, लेकिन बच्चों के मुस्तकबिल का क्या ख्याल किया जा रहा है। आज ए लेवल्स के कैम्ब्रिज के इम्तहानात हुए और बहुत एहतजाज के बावजूद बच्चों की जानिब से, वालदैन की जानिब से ये इम्तहानात मुलतवी नहीं किए गए, ना एनसीओसी का इसके हवाले से फ़ैसला आया। सुप्रीम जो कोर्ट्स में दरखास्तें थी वो भी मुस्तरद हो गई। इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात करेंगे कि पूरे मुल्क में हम एसओपीज़ पर अमल दरामद करा रहे हैं, लेकिन एओ लेवल्स के जो इम्तहानात चल रहे हैं हमने उनको मुलतवी नहीं किया है। पंजाब में 56 अजला ऐसे हैं जहाँ पे हमने इम्तहानात मुलतवी कर दिए। सिंध हुकूमत ने ऑर्डर आज जो है जारी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उसमें कहा गया कि तमाम स्कूलों दफातर को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जो कैम्ब्रिज है, हम उसकी जानिब से जो गाइडलाइंस आई हैं उस पे हम अमल करते हुए इम्तहानात तो ले रहे हैं। उसने हमें थोड़ा सा एक ऑप्शन भी दिया है कि आप टीचर्स ग्रेड की तरफ जा सकते हैं, लेकिन शफकत महमूद साहब कहते हैं कि नहीं, इम्तहानात होंगे और एनसीओसी का ये फ़ैसला है और तमाम वज़राए तालीम ये चाहते हैं कि इम्तहानात हों कैम्ब्रिज के। तो सर क्यों बच्चों की जान ख़तरे में, और जो वो हॉल है उसमें अगर किसी एक को भी कोरोना हुआ, जो कि ऑलरेडी हैं कुछ बच्चे अफेक्टेड, हमारे तक न्यूज़ आई हैं, तो सबको फैलेगा। तो ये कैम्ब्रिज के इम्तहानात में हम पिछले साल वाला प्रोसीजर क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे, टीचर्स ग्रेडिंग वाला? देखें गंबर, जब तक आप एसओपीज़ को फॉलो करते हैं तो कोरोना से किसी किस्म के डर और खौफ की ज़रूरत नहीं। आप हाथ नहीं मिला रहे किसी से, आप 6 फुट के फासले के ऊपर हैं, आपने मास्क लगाया हुआ है, तो आपको कोरोना से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। हमें हर एक्टिविटी के ऊपर ज़रूर क्वेश्चन मार्क आते हैं, डेलिब्रेट होता है कौमी सतह के ऊपर। अब जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, डाइन इन या डाइन आउट, उसमें ऑब्वियसली आप कितनी कोशिश कर सकते हैं। एक टेबल पे खाना खा रहे हैं तो ज़ाहिर है आमने सामने बैठेंगे या साथ साथ बैठेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन जहाँ तक इम्तहानात का ताल्लुक़ है, एक आर्जी अरेंजमेंट होता है, सीटिंग अरेंजमेंट होता है। अगर वो एनसीओसी के एसओपीज़ के मुताबिक है तो उसमें क्या हर्ज है। आप बच्चों का एक तालीमी साल जो है उसको सिर्फ खौफ की वजह से ज़ाया कर दें। लेकिन तो फिर हम बाकी क्यों बंद कर रहे हैं? बाकी भी मामला चलते रहने दें। ताजिर मसलन बिरादरी क्या एहतजाज मसलन करती क्या है, बंद मैं ताजिर बिरादरी एहतजाज करती है कि क्यों आप 6 बजे कर रहे हैं, उसे 8 बजे कर दें। वो सिंध में जो है तमाम दफातर पर क्यों आपने सरकारी दफ्तर ही रह गए हैं, सरकारी दफ्तरों में भी हाजिरी पूरी करें। देखें सर, एसओपीज़ पर नहीं, इससे अमल करा, कंपैरिजन we आई have to- थिंक नहीं हो सकता। देखें, आप ताजिर बिरादरी का 6 बजे तक अगर किया नहीं है तो 9वीं 10वीं के आप लोगों ने क्यों कर दिए ख़त्म इम्तिहानात? देखें, आप जितने छोटे बच्चे हैं उनके लिए ज़रूर थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल होते हैं। और कैम्ब्रिज एक यूनिवर्सिटी में जाने से पहले एक बड़ा अहम इम्तिहान होता है, बच्चों के कैरियर का सवाल है। उन्होंने आगे
एडमिशन्स लेने सर होते 11वीं हैं। 12वीं के भी किए हैं आप लोगों ने बंद? 11वीं 12वीं के क्या? इम्तिहानात ख़त्म किए हैं तो कैम्ब्रिज वाले वो लेवल्स के नहीं किए, बाकी तो आप लोगों ने ख़त्म किए हैं इम्तिहानात। देखें, अब ये तो एजुकेशन मिनिस्टर सब ने मिल के फैसला किया है। मैं इसको कोई जस्टिफाई या इसको वो नहीं कर रहा, क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन वैसे मैं आपको एक ज़ाती राय दे रहा हूँ कि कोई भी एक्टिविटी अगर आप SOPs के साथ करते हैं, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ टर्की की। टर्की परहैप्स वाहिद कंट्री है दुनिया में कि जिसमें मेरा ख्याल है 1 या 2 महीने के लिए पिछले पूरे साल में टूरिज़्म बंद हुआ होगा। उसके एयरपोर्ट्स खुले रहे, उसके होटल्स खुले रहे, उसका टूरिज़्म खुला रहा, लेकिन उन्होंने SOPs के ऊपर बड़ी सख्ती से अमल किया। आप उनके एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपको बाकायदा निशान लगे होते हैं खड़े होने के लिए। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं या आप बाज़ारों में जाते हैं तो देखें, अगर SOPs को कौम डिसिप्लिन्ड हो या डंडे के ज़ोर पे गवर्नमेंट जो है वो SOPs के ऊपर अमल दरामद करे, तो कोरोना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये जिससे कोई खौफजदा होने की ज़रूरत है। सिर्फ SOPs पे फॉलो करें। तैमूर साहब, आप लोग क्यों इतने फिर स्ट्रिक्ट मेजर्स ले रहे हैं सर? वो एक और मामला है बच्चों के हवाले से, उनके इम्तिहानात तो मुलतवी नहीं हो रहे हैं, वो हुकूमत कह रही है कि वो SOPs के साथ कराए जा सकते हैं। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, क्या है क्या के तो हमें इस लेवल तक ये लोग लेके आ गए। और अभी जो अहमकाना बात मेरे भाई बात कह रहे हैं, अभी बहुत ही माफ़ी मांग के अफसोस के साथ, अभी तक पूरी दुनिया कह रही है कि उनको पता नहीं है कि इस वायरस में क्या क्या चीज़ें और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और ये कैसे कैसे फैल सकती हैं। और हम आज बच्चों को भेज रहे हैं। मेरी बेटी आज गई थी एग्जाम देने के लिए, वहाँ पे 650 सीटिंग थी एक हॉल के अंदर। अब आपको पता है कि आप जो मास्क पहनते हैं उससे आपको 70 to 80% मैक्सिमम इफेक्टिवनेस है, फिर भी 20 to 30% चांसेस हैं कि उस मास्क के थ्रू भी आपको एटमॉस्फेयर से कोरोना लग सकता है। बच्चे कितनी बार सांस लेने को अपना मास्क उतारते हैं, पहनते हैं, टेबल पे अपना हाथ लगाते हैं। तो आप ये बिल्कुल भी मेरे ख्याल से बहुत ही मेडिकली एक फॉल्स स्टेटमेंट है कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से आपको घबराना चाहिए। और इसीलिए सिंध हुकूमत आज, जबकि सबसे बेहतर फिगर्स हमारे पास है, हमारे पास 6% से कम का रेशो है, बाकी पाकिस्तान में 12% का रेशो है, हम फिर भी घबरा रहे हैं ताकि ये वक्त ना आए जब हमारा और हमारे पड़ोसी इंडिया का हाल एक जैसा है। मेरे ख्याल से अभी भी वक्त है। ये लोग इस चीज को देखिए, जरा आप देखिए अपने एजुकेशन मिनिस्टर का पेज खोले तो सोशल मीडिया ने, स्टूडेंट्स ने और पाकिस्तान की आवाम ने जो जो उनके बारे में कमेंट्स किए हैं, वो मेरे ख्याल से बड़े ही एक जबरदस्त किस्म का कॉमिक जोक वहां पर लगा हुआ है। तो आई थिंक देयर इज स्टिल टाइम। आप अभी तक कोरोना को, कोविड-19 को समझ नहीं सके हैं, आप उस पर अथॉरिटी नहीं है। ठीक ठीक ठीक, तैमूर साहब कैरी ऑन करें। और सेकेंडली मैं ये क्लियर करता हूँ कि जो बात मेरे भाई ने कही थी, मैंने ये नहीं कहा कि हमें डोजेस नहीं मिले। हमें बिल्कुल 5 लाख से ऊपर डोजेस मिले हैं, 5,62,000 डोजेस हमें मिले हैं, जो हमारा राइट था। हमें परमिशन नहीं दी गई क्योंकि चाइना फेडरल गवर्नमेंट के अलावा प्रोविंशियल से बात करना पसंद नहीं, और उन्होंने हमें कहा था कि अगर आपको ज्यादा डोजेस चाहिए आप फेडरल गवर्नमेंट से बात करें, जिसका हमें फेडरल मिनिस्टर ने रिफ्यूज कर दिया था। वो मैं अपनी बात स्ट्रेट कर दूं। लेकिन आप अगर फेडरल मिनिस्टर को ये कहें कि आपने सिंध के लिए वैक्सीन प्रोक्योर करानी है और अपने पैसों से कर रहे हैं, तो वो रिफ्यूज क्यों करेंगे? मुझे तो ये बात नहीं समझ आई। देखिए जी, हम जो है वी डोंट वांट द पाकिस्तानी अवाम, हम सिंध के शहरियों से नहीं चाहते कि वो अपनी जेब से ये वैक्सीन लगाएं। हम चाहते हैं हम होलसेल में एज ए गवर्नमेंट परचेज करके और उनको फ्री में लगवाएं, जिसके लिए हमें इनकी मदद की जरूरत थी। जब हमारी वैक्सीन यहाँ पर नहीं आ रही थी, चाइनीज हमको देने को तैयार थी। ठीक, तैमूर साहब एक और इम्पॉर्टेंट मामला है, आपसे डिस्कस करते हैं, कुछ सियासी मामलात की तरफ चलते हैं। आज PDM का इजलास हुआ और उस इजलास में आप लोगों को मदऊ नहीं किया गया, यानी हम अब समझ लें कि आप बाकायदा तौर पर PDM का हिस्सा नहीं है। उन्होंने फिर आपको टाइम दिया नजरसानी कर लें। कितनी दफ़ा आप नजरसानी करेंगे सर? देखिए जी, हमें तो जिस दिन इन लोगों ने व्हाट्सएप से डिलीट कर दिया तो हमने तो उसका हिस्सा पहले ही कह दिया था कि हम नहीं रहना चाहते हैं। अगर हमसे ANP से माफ़ी मांगी जाती, रास्ते 2 राहें एक हो जाती, बेहतर था। पर आज तो वैसे भी बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, क्योंकि PDM का जो हमने मकसद पता था वो ये था कि हम यहाँ पर इन 2 पार्टीज़ का या इन 11 पार्टीज़ का, जमातों का एक ही मकसद था कि पाकिस्तान में से इमरान खान से निजात दिलाना। पर जब नवाज लीग पहले ये डिसाइड कर ले कि वो 5 साल चाहते हैं कि वो हुकूमत करें या वो इससे निजात चाहते, तो ये वैसे ही बड़ा एक कंफ्यूजिंग मैटर्स हो गए हैं। मेरे ख्याल से इस पे बैठ के दोबारा एक बार मेरे ख्याल से सारी पार्टीज को सोचना पड़ेगा। वैसे आप समझते हैं आप लोगों का साथ नहीं अब चल सकता है इस PDM में?
ना आपका ना ANP का। जी, मैं समझता हूँ कि अगर वो चाहते हमें साथ ठीक लेके चलना तो मेरे ठीक ख्याल से कुछ माफ़ी तलाफ़ी हो जाती तो शायद बेहतर अ, रहता। आप लोगों के लिए भी सर एक महाज खुला हुआ है और वो महाज जहांगीर तरीन साहब वाला है। कल उन्हें नाज़रीन इजाज़त मिल गई है, जो हम ख्याल ग्रुप है वो वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे और वज़ीर आज़म से मुलाकात जिसमें तय पाई है उसमें जहांगीर तरीन साहब नहीं होंगे। ये बड़ा अच्छा अमल है कि आप चीनी के हवाले से या आपकी करप्शन के हवाले से केसेस हों, आप उसमें एक हम ख्याल ग्रुप बनाएं और वो हम ख्याल ग्रुप एक वज़ीर आज़म को प्रेशराइज़ करें। वज़ीर आज़म ने भी इस हवाले से स्टेटमेंट दी है। डिस्कस करते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अहमद जवाद साहब से उसका आंसर लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें निहाल हाशमी साहब ने ज्वाइन किया है, रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। निहाल हाशमी साहब, आपसे पूछना हम ये चाहेंगे कि आपके राब्ते में कौन कौन से MNAs हैं पंजाब से। मरियम नवाज़ साहिबा दावा करती हैं और कहती हैं कि PTI की विकेट्स गिराना चाहें तो कोई देर ना लगे। तो बता दें सर, एक जहांगीर तरीन का ग्रुप भी जो बन रहा है, उस हवाले से मैंने जवाद साहब के सामने सवाल रखा था, लेकिन पहले आपसे जवाब ले लूँ और फिर जवाद साहब की जानिब चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमर भाई देखें, ये मरियम नवाज साहबा ने इसकी तस्दीक की है। इससे पहले आपको पता होगा जब पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेट के इलेक्शन लड़ रहे थे तो उनके पास कमोबेश 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे लोग आए थे जिन्होंने कहा था कि जी आप सिर्फ एक हमें एश्योरेंस करवा दें कि हम इस पार्टी को छोड़ देते हैं तो अगली बार हमें क्या PMLN के टिकट मिल जाएंगे। तो ये कमोबेश, मैं इतना आपको बता दूं कि जो जनूबी पंजाब के लोग हैं बिलखुसूस, और जो लोगों से झूठे वादे किए थे मौजूदा हुकूमत ने कि जनूबी पंजाब सूबा बनाएंगे, वहाँ के बेशतर MNAs, उसके अलावा पिंडी से भी लोग हैं ऐसे जो हमारे साथ राब्ते में हैं, सरगोदा से ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ ये राब्ते पिंडी, में ये हैं। जब पिंडी की टर्म आप यूज़ सियाल करते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। ये कौन से पिंडी से ऐसे लोग हैं जो आपके साथ राब्ते में हैं? को देख लें, बाज लोग कैबिनेट में बैठे हुए हैं। बड़ी जबरदस्त बात आपको बताने लगा हूँ, ऐसे लोग हैं जो कैबिनेट में बैठे हैं और अच्छा। वो चाहते हैं कि उनको रास्ता दिया जाए ताकि वो इससे निकल सके। वो सबको पता है कि इमरान खान इस टोटल फेल, इस मुल्क को एक बंद कर दिया है और इस निज़ाम के तहत, और वो जो MNAs है वो अब अपने घरों पे नहीं जा पा रहे हैं, ठीक। वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जा पा रहे हैं। वो अपने इलाके में जब जाते हैं किसी इफ्तार पार्टी में या ठीक। नमाज पढ़ने मस्जिद में तो वहाँ पे लोग इनको घेर लेते हैं और उनके साथ तो जवाद ये साहब, सलूक एक करते ग्रुप तो अब खड़ा हो उन्हें गया, बिल्कुल सही exit कह रहे हैं। चाहिए। जवाद साहब, एक ग्रुप तो खड़ा हो गया, वो जो ग्रुप मिल रहा है और वो जहांगीर तरीन के बगैर मिल रहा है। ये बड़ी अजीब सी हैरानगी की बात है। जहांगीर तरीन नहीं होंगे, वो ग्रुप मिलके क्या इमरान खान को कहेगा कि जहांगीर तरीन से मामला ठीक करें। कभी जहांगीर तरीन और इमरान खान साथ बैठते थे, कभी वो ग्रुप भिजवा रहे हैं अपने कि मुझ पर प्रेशर ना डाला जाए, मुझे इस मामले से निकाला जाए। देखें, पहली बात तो ये है कि लीडर को अपनी टीम मेंबर्स को सुनना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और इसी चीज़ को फॉलो करते हुए जब इस ग्रुप ने कोई 30-40 जो लोग हैं इसमें, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मिलने की ख्वाहिश का इज़हार किया और उसमें MPs भी हैं, MNAs भी हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स भी हैं, तो एक पार्टी के चेयरमैन के तौर पे उनको टाइम दे दिया गया और वो मुलाकात करेंगे। जहाँ तक जहांगीर तरीन का ताल्लुक़ है, वो इस विज़िट में इसलिए शामिल नहीं हो रहे कि जो एक आप कहते हैं कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि अगर वो जाते हैं तो वो एक ऐसा तासुर है कि वो अपना केस प्लीड कर रहे हैं कि जिसके ऊपर कानूनी तौर पे चाहे वो FIR तो वो है, मुस्लिम लीग नून जो दावे कर रही है कि आपके बड़े राब्ते में आपके लोग जी वो कह रहे हैं सीटें दे तो हम हाजिर हैं। देखें, मुस्लिम लीग के दावे और PDM के दावे, ठीक है ना, ये तो 6 महीने से जारी हैं। तकरीबन हर महीने तो PTI की गवर्नमेंट पिछले 6 महीने में हर महीने एक दफ़ा गिरनी चाहिए थी 6 महीने में, ठीक है। क्योंकि डेट्स आप, मैं नहीं कह रहा, आप इनके अपने लीडर्स की डेट्स निकाल लें। अगर आपको 6 महीने में 10 डेट्स ना मिलें PTI के गिरने की,
तो वो इमरान खान के ये घर बात जाने की। दुरुस्त है। वैसे मैं निहाल साहब, ये अभी तैमूर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। तैमूर साहब कह रहे थे आप लोगों ने इन्हें बुलाया नहीं है, तो वो तैमूर साहब कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून चाहती है कि अगले 5 साल पूरे वो करे हुकूमत, और एक जो है पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ भी रहा है कि साजिश के तहत निकाला गया है। पीडीएम के आज स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में नहीं बुलाया आप लोगों ने इन्हें। देखिए, तैमूर भाई के बाद का मैं जवाब बाद में दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हुकूमत है, अगर कंप्लीट करें, यहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे इनको पता ही नहीं खारजा का पॉलिसी क्या हो रही है, इनको दाखिला पॉलिसी का नहीं पता, इनके पास मार्केट कंट्रोल नहीं। अगर हुकूमत होती तो वजीर आजम जो है वो आते ऐवान में, आने के बाद वो करारदाद खुद पेश करते। अगर हुकूमत होती तो लाहौर में लोगों पे गोलियां ना चलाई जाती। अगर हुकूमत होती तो ये इशू को रिजॉल्व कर लिया जाता। अगर हुकूमत होती तो कोविड का ये हालात ना होता। हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब जो लोग मुसल्लत किए गए हैं, सिलेक्टेड लोग, उनके जाने बात कर रहे हैं। ठीक, निहाल साहब हमारे पास, मुझे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि टाइम बहुत कम रह गया है। मैंने एक जो है फैसले पे कमेंट्स लेने हैं आप तीनों हजरात से, तो मैं कहूँगा इख्तिसार के साथ 2 मिनट के अंदर ये मामला हमने पूरा करके अवाम के सामने पेश करना है। तो ये जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में आप तो चूँकि एडवोकेट भी हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का जो फैसला है इसे आप किस तरह से देखते हैं सर, इख्तिसार के साथ प्लीज़। सच बात बताऊं तो जस्टिस काजी फैज ईसा के ऊपर जो रेफरेंस कायम किया गया, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ पे, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन के जो मामला है उसके ऊपर एक बदनुमा दाग है, ये एक निशाना बनेगा। और देखिए जो लोग आज बहुत बड़े ओहदे पे बैठे, कल वो चौधरी मुनीर और इरशाद अहमद सन खान और साकिब निसार के सफ में खड़े होंगे, मगर काजी फायज ईसा वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, उन्होंने जो जजमेंट लिखी उस पर अमल करें। तैमूर साहब, पीपल्स पार्टी क्या सोचती है, ये तमाम मामला जो हुआ, जो आज फैसला है, इस हवाले से पार्टी के अंदर आपके क्या राय पाई जाती है? ये वैसे तो ये एक सब डिविजन मैटर है मेरे ख्याल से, पे कोई मैं इतना नहीं जाऊंगा। The verdict has been done, verdict has been announced, so we can discuss it. जो वर्डिक्ट आया है 6/4 का जो उनको रूलिंग मिली है, मेरे ख्याल से बहुत खुश आइन है। और जुडिशरी हमेशा से इंडिपेंडेंट थी और पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जुडिशरी इंशाल्लाह ताला इंडिपेंडेंट रहे। ये फैसले हमें खुश। जवाद साहब, पहले आप लोगों ने जो रेफरेंस भेजा वो कॉश हुआ, उसके बाद फिर FBI तहकीकात का कहा, वो तहकीकात में भी आपके खिलाफ आ गया, तो नहीं भेजना चाहिए था, ये मामला नहीं करना चाहिए था, गलती हो गई आप लोगों से। डू यू एक्सेप्ट इट? PTI की हुकूमत वो पहली हुकूमत है कि जिसके दौरे हुकूमत में अदालतें भी उसके खिलाफ फैसले करती हैं और ज़िमनी इलेक्शन में भी उसके खिलाफ रिजल्ट आते हैं। तो ये तो इस हुकूमत का एक डेमोक्रेटिक उसकी प्रेजेंस है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप बड़े खुश दिली के साथ ये फैसला एक्सेप्ट करते हैं? जो भी फैसला देखिए, फैसला आपको सूट करता है या नहीं करता, ठीक हो गया। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, हमें उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के हक में फैसला दिया और इस फैसले में कहा है कि उनकी जायदादों के हवाले से जो तहकीकात होनी थी FBR में वो नहीं होंगी। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। इस फैसले पे तीनों जमातों का नुक्ता नज़र आपके सामने रख दिया। आप खुद बेहतरीन जज हैं, खुद जज करें कि क्या मामला किस तरह से होने चाहिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।